हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय एमसीक्यू सेशन। वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर अपना एमसीक्यू सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच रेडियोग्राफिक व्यू इज बेस्ट suited to visualize fracture of the scaphoid bone? A is anterior-posterior AP view, B is lateral view, C is oblique and D is posterior-anterior या फिर PA view। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज ऑब्लिक व्यू। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो स्कैफोइड बोन है उसको विजुलाइज करने के लिए कौन सा जो रेडियोग्राफिक व्यू है वो बेस्ट है, तो वो है ऑब्लिक व्यू। तो जो स्कैफोइड बोन है उसका अगर फ्रैक्चर देखना है तो हमने ऑब्लिक व्यू में वो अच्छे तरीके से हमें दिखेगा। और यहाँ पे ऑब्लिक व्यू किसका होगा? रिस्ट का। ये देखो, ये हैंड का ऑब्लिक व्यू दिया गया है। और जो सेकंड इमेज है यहाँ पे आपको स्कैफोइड बोन का फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है। जो स्कैफोइड बोन है वो एक्चुअली रिस्ट बोन होती हैं और जो रिस्ट है उसमें टोटल 8 बोन्स हैं। एक बार आप रिस्ट बोन की एनाटॉमी भी देख लो। जो रिस्ट बोन है उसको हम कार्पल बोन्स भी कहते हैं और जो कार्पल बोन है वो टोटल 8 होती हैं, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि जो रिस्ट बोन है वो टोटल 8 होती हैं। अभी कौन कौन सी 8 है और उनको याद रखने का क्या तरीका है? तो इस साइड देखो आप, तो यहाँ पे आपको निमोनिक दिया गया है, तो इसको कैसे याद रखते हैं? शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। अब जो शी है उसका जो फर्स्ट लेटर है एस, तो वहां पे स्कैफॉइड। देन लुक्स का जो एल लेटर है फर्स्ट वाला उसका ल्यूनेट, 2 का ट्राइक्यूट्रल, प्रीटी का पिसिफॉर्म, ट्राई का ट्रेपेजियम, 2 का ट्रेपेजोइड, कैच का कैपिटेट और हर का हैमिड। तो इस तरह से ये निमोनिक दिया गया है जो रिस्ट बोन है उसको याद रखने का। तो आप एक बार इनकी लोकेशन भी चेक कर लो। अच्छा, पहली बात तो जो स्कैफोइड बोन है वो थंब वाली साइड होती है और रेडियस के ऊपर होती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक बात याद रखो कि जो थंब होता है यहाँ पे रेडियस है ना, वो थंब वाली साइड होगा और जो अल्ना है वो जो लिटिल फिंगर होती है उस साइड होता है। तो अब एक बार हम अपने रिस्ट बोन पर वापस आते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से स्कैफोइड है, तो ये यहाँ पे नीचे दिया गया है। उसका फिर ल्यूनेट आता है, देन आता है ट्राइक्यूटल और ट्राइक्यूटल के बीच में आता है पिसिफॉर्म, और उसके बाद आता है ट्रेपेजियम, देन आता है ट्रेपेजोइड, फिर आता है कैपिटेट और देन आता है हैमिड। तो इसको कैसे करना है हमने? तो ये थंब टू लिटिल फिंगर हमने चलना है, या ये भी बोल सकते हैं कि राइट टू हमने लेफ्ट चलना है। तो जो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये आपको लेफ्ट का दिया गया है और आपने राइट टू लेफ्ट चलना है। तो राइट साइड पे आएगा स्कैफोइड, देन आएगा ल्यूनेट, उसके बाद ट्राइक्यूटल, ट्राइक्यूटल के बीच में आएगा पिसिफॉर्म, और पिसिफॉर्म में फिर अगेन हम दूसरी साइड जाके राइट साइड जाके वहां पे आएगा ट्रेपेजियम, देन आएगा ट्रेपेजोइड, उसके बाद आएगा कैपिटेट और देन आएगा हैमिट। तो इस तरह से जो आपकी रिस्ट बोन है वो इस तरह से अरेंज हुई होती हैं। और ये जो है वो तरीका है, एक टाइप से निमोनिक दिया गया है जो रिस्ट बोन है उनको याद रखने का। तो ये कैसे हम करेंगे? शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, तो ये निमोनिक है। इससे हम जो रिस्ट बोन है उसको याद रख सकते हैं। Second question is, what imaging modality is commonly used to assess blood flow and vascular abnormality? A is magnetic resonance imaging, that is MRI. B is computed tomography, that is CT. C is ultrasound and D is X-ray. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज अल्ट्रासाउंड। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो ब्लड फ्लो या फिर जो वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज हैं उनको देखने के लिए हम कौन सी इमेजिंग मोडालिटी है वो ज्यादातर यूज करते हैं। तो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का टू विजुलाइज ब्लड फ्लो एंड वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी। Question 3. Which radiographic technique is ideal for evaluating joint spaces and cartilage injuries? A is X-ray, B is MRI, C is fluoroscopy and D is CT scan.
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज MRI। तो जो जॉइंट स्पेसेस होते हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए, उनको देखने के लिए, और जो कार्टिलेज इंजरीज होती हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हम मोस्ट कॉमनली MRI का यूज करते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि जो जॉइंट स्पेसेस हो गए हैं उनको देखने के लिए, और जो कार्टिलेज इंजरीज हैं उनको देखने के लिए जो बेस्ट रेडियोग्राफिक टेक्निक है वो है MRI। Question 4. A butterfly appearance on a chest X-ray is most commonly associated with A is pulmonary edema, B is pleural effusion, C is pneumonia, and D is sarcoidosis. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज पल्मोनरी एडिमा। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि जो चेस्ट एक्सरे है उसमें बटरफ्लाई अपीयरेंस आ रही है, तो आपने आंख मूंद कर वहां पे जो पल्मोनरी एडिमा का जो ऑप्शन है उस पे टिक कर देना है। तो जो बटरफ्लाई अपीयरेंस है वो पल्मोनरी एडिमा में दिखती है चेस्ट एक्सरे में। ये यहाँ पे देखो, ये इमेज दी गई है ये बटरफ्लाई ओपेसिसिटी या फिर बटरफ्लाई अपीयरेंस बताई गई है। जो बटरफ्लाई अपीयरेंस है उसको हम बैट विंग अपीयरेंस भी कहते हैं। तो अगर मान लो कि बटरफ्लाई अपीयरेंस की जगह अगर आपको बैट विंग ओपेसिसिटी आ जाए, तो वहां पे भी आपने बिना कुछ सोचे समझे पल्मोनरी एडिमा को टिक कर देना है। तो एक बार हम पल्मोनरी एडिमा को जान लेते हैं। तो जो पल्मोनरी एडिमा है वो एक कंडीशन होती है जिसमें जो एक्सेस फ्लूइड है वो अकुमुलेट हो जाता है लंग्स में, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका सबसे ज्यादा साइन क्या है, मतलब जो चेस्ट एक्सरे जब हम लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि पल्मोनरी एडिमा यहाँ पे आया है? तो वो हमें पता चलेगा जब हमें बाइलेटरल पेरीहाइलर ओपेसिसिटी दिखाई देगी। ये देखो, बाइलेटरल पेरीहाइलर जब ओपेसिसिटी हमें दिखाई देगी दोनों साइड पे, जिसको हम कहते हैं बैट विंग ओपेसिसिटी या फिर बटरफ्लाई ओपेसिसिटी, तब वहां पे जो कंडीशन होगी वो पल्मोनरी एडिमा की होती है। तो ये जो बाइलेटरल पेरीहाइलर ओपेसिसिटी है, जब ये आती है तो इसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों जो लंग्स हैं वो फ्लूइड से भर गए हैं। अब जो बैट विंग ओपेसिसिटी या फिर जो बटरफ्लाई ओपेसिसिटी है वो इसी वजह से आती है, जो बाइलेटर पेरीहाइलर लंग शेडोइंग होती है उसकी वजह से आती है। क्वेश्चन नंबर 5. Which radiographic view is typically used to assess the alignment of cervical spine? A is oblique view, B is swimmer's view, C is AP view, and D is lateral view. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज लेटरल व्यू। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो सर्वाइकल स्पाइन है, अगर हमने उसकी अलाइनमेंट को असेस करना है, चाहे उसको डायग्नोज करना है, तो हमें कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू लेना चाहिए? तो वो हमें लेना चाहिए लेटरल व्यू। इस इमेज में आपको सर्वाइकल स्पाइन का लेटरल व्यू दिया गया है, जिसमें आपको 7 के 7 जो सर्वाइकल वर्टेब्रास हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। जो ये आप पहला देखो ओसिपिटल कंडाइल के नीचे जो C1 है, ये C1 वर्टेब्रा है, देन C2, उसके बाद आएगा C3, C4, C5, C6 और C7। अब इनके बीच में आपको इंटरवर्टेब्रल डिस्क स्पेसेस भी दिखाई दे रहे होंगे। पीछे वाली साइड आपको स्पाइनस प्रोसेसेस भी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से ये जो है ये लेटरल व्यू है सर्वाइकल स्पाइन का। तो आप देख सकते हो कि यह जो लेटरल व्यू है उसमें बहुत अच्छे से जो सर्वाइकल स्पाइन है वो दिखाई दे रहा है। Sixth question is, a donut sign is characteristic finding in which of the following condition is intussusception, B is appendicitis, C is volvulus, D is ovarian cyst. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज इंटरसेप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो डोनट साइन है वो कौन सी कंडीशन का करेक्टरिस्टिक साइन है या करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है? तो वो है इंटरसेप्शन का। अब जो इंटरसेप्शन है ये एक इंटेस्टिनल डिजीज होती है जिसका जो डोनट साइन है वो एक करेक्टरिस्टिक साइन होता है। देखो, यहाँ पे आपको सिटी की इमेज दी गई है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे डोनट साइन दिखाई दे रहा है, तो ये इंटरसेप्शन कंडीशन का साइन है और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है इंटरसेप्शन का। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको डोनट साइन या फिर टारगेट साइन दिखाई दे रहा होगा।
Seventh question is, what is the primary advantage of using gadolinium based contrast agent in MRI? A is reduced risk of allergic reactions. B is better visualization of bony structure. C is enhancement of blood vessel. And D is faster imaging acquisition. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज इन्हांसमेंट ऑफ ब्लड वेसल। तो इस जो सेवंथ क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि जो प्राइमरी एडवांटेज क्या है जब हम गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं एमआरआई में। तो इसका प्राइमरी एडवांटेज क्या है कि जो ब्लड वेसल है उनकी इन्हांसमेंट हो जाती है, मतलब कि जो ब्लड वेसल है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हमें एमआरआई में दिखाई देता है जब हम गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। Question number 8 is, which of the following imaging modality is most effective for detecting liver tumors? A is ultrasound based CT scan, C is MRI and D is X-ray. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज सीटी स्कैन। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो लीवर ट्यूमर है उनको डिटेक्ट करने के लिए सबसे इफेक्टिव इमेजिंग मॉडलिटी कौन सी है, तो वो होता है सीटी स्कैन। Question number 9 is, a tram track appearance on a radiograph of the chest is characteristic of A is pneumothorax, B is bronchiectasis, C is tuberculosis, D is asbestosis. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज ब्रोंकीएक्टासिस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि जो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है चेस्ट एक्सरे में वो किसका करेक्टरिस्टिक साइन है, तो वो होता है ब्रोंकीएक्टासिस का करेक्टरिस्टिक साइन। जो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। तो ये अपीयरेंस जो है वो करेक्टरिस्टिक साइन है ब्रोंकीएक्टासिस का। ये देखो, ये आपको इमेज दी गई है ब्रोंकीएक्टासिस की। अब जो ब्रोंकीएक्टासिस है उसका जो एक करेक्टरिस्टिक साइन है वो है ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये इस तरह से आपको ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस दिखाई दे रही होगी। तो ये साइन है ब्रोंकीएक्टासिस का। अब एक बार हम ब्रोंकीएक्टासिस को भी देख लेते हैं। जो ब्रोंकीएक्टासिस है वो एक क्रोनिक लंग बीमारी है जिसमें जो ब्रोंकियल एयरवे सिस्टम होता है उसकी वाइडनिंग हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है और उस वजह से जो म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है और वहां पे फिर बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और फिर इसी वजह से, क्योंकि जो वहां पे जो म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो वीक पड़ गया है, तो वहां पे जो म्यूकस कलेक्शन है वो होनी शुरू हो जाती है ब्रोंकियल ट्री के बीच में। तो उसी वजह से वहां पे जो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है वो डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से जो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है वो करेक्टरिस्टिक साइन हो जाता है ब्रोंकीएक्टासिस का। तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है वो किस चीज का साइन है, तो आपने आंखें बंद करके ब्रोंकीएक्टासिस का जो ऑप्शन होगा उसको आपने टिक कर देना है। Question number 10 is, what type of contrast is typically used in barium swallow study? A is positive contrast, B is negative contrast, C is intravenous contrast and D is oral contrast. तो करेक्ट आंसर है ओरल कॉन्ट्रास्ट। अब ये देखो, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पढ़ के ही ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेरियम स्वेलो स्टडी। अब यहाँ पे स्वेलो आ रहा है मतलब कि निगलना। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो वेरियम स्वेलो स्टडी है उसमें हम ओरल कॉन्ट्रास्ट का ही यूज करते हैं। Question number 11 is, which radiographic view is essential for evaluating a possible foreign body in the foot? A is lateral view, B is oblique view, C is AP view and D is plantar view. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज प्लांटर व्यू। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू है वो हम यूज करते हैं जब हम जो हमारा पैर है उसमें फॉरेन बॉडी को इवेल्युएट करना होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्लांटर व्यू का। क्वेश्चन नंबर 12 इज, द डबल बबल साइन ऑन एन एब्डोमिनल एक्सरे इज सजेस्टिव ऑफ एज हर्ट्सबर्ग्स डिजीज,
B is intestinal obstruction, C is appendicitis, D is cholecystitis. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो एब्डोमिनल एक्सरे है उसमें जो डबल बबल साइन है वो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पे आपको कौन सा डिजीज होगा, तो वो होगा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये देखो, ये आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाई दे रहे होंगे, तो ये है डबल बबल साइन जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन में ही दिखाई देता है। Question number 13 is, which of the following is a radiation-free imaging technique used for evaluating joint injuries? A is CT scan, B is X-ray, C is MRI and D is fluoroscopy. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज MRI। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको आंसर के दो हिंट मिल रहे हैं। पहला क्या क्या है, रेडिएशन फ्री इमेजिंग टेक्निक। अब रेडिएशन फ्री इमेजिंग टेक्निक यहाँ पे सिर्फ एक ही है, दैट इज MRI। बाकी जितने भी है CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, फ्लोरोस्कोपी हो गया, वहां पे रेडिएशन का यूज होता है। तो एक तो हिंट ये है और दूसरा हिंट है commonly used for evaluating joint injuries। अब हम जो joint injuries के लिए हम commonly use कौन सी इमेजिंग मोडेलिटी करते हैं वो है MRI। तो यहाँ पे आपको दो हिंट मिल रहे हैं जो कि आपको आंसर बताने में आपकी हेल्प करेंगे। Question number 14 is, the ground glass appearance on a chest CT scan is often seen in which of the following condition? A is pulmonary embolism, B is pneumonia, C is interstitial lung diseases and D is atelectasis. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि जो चेस्ट CT स्कैन है उसमें अगर आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई दे रही है तो वो कौन सी कंडीशन की तरफ इशारा करती है। तो वहां पे जो कंडीशन आती है वो होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस। कहाँ पे, जब हमें चेस्ट CT स्कैन में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस शो होगी तो वहां पे जो कंडीशन शो हो रही होगी हमें, तो वो होगी इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस। ये देखो, ये हमें सिटी की इमेज दी गई है और ये जो है जो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको इस तरह से वीन शेप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं हमें लंग्स। और जो लंग्स है उसमें आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई दे रही होगी या फिर ग्राउंड ग्लास ओपेसिसिटी, ये व्हाइट व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है। तो ये साइन है इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस का। Question number 15 is, which imaging modality is the gold standard for evaluating acute ischemic stroke? A is MRI, B is CT scan, C is ultrasound and D is X-ray. Option B is the right answer, that is CT scan. तो इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको क्या पूछा गया है कि जो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है उसको देखने के लिए कौन सी इमेजिंग मोडेलिटी है वो सबसे बेस्ट है, तो वो है CT स्कैन। अब एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। तो जो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है ये पैथोलॉजी है ब्रेन की। तो जो स्ट्रोक है वो किस वजह से होता है, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर रीजन होता है ब्रेन का वहां पे जो ब्लड फ्लो है या तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है या फिर वहां पे रिड्यूस हो गया है। तो उस वजह से उस जो पर्टिकुलर रीजन है वहां पे जो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है और साथ में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उस वजह से वहां पे जो ब्लड स्ट्रोक है या फिर जो इस्केमिक स्ट्रोक है वो हो जाता है। Thank you so much. I hope you like my video and do subscribe my channel, and good luck for your exams.